हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फोर्ट्रान ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए डाउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने कल आपको एक प्रोग्राम समझाया था पाउंड एंड पेन से रिलेटेड। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे वो प्रोग्राम कोडिंग में लिख के भेजा है, तो चेक करने के लिए बोला था कि वो करेक्ट है या नहीं। अब उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप जो भी वर्ड लिखो क्लियर लिखो। अब उन्होंने जो प्रोग्राम में जी हम लिखते हैं वो देखो कैसे लिखा हुआ था। ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, जी नॉर्मल इस टाइप से लिखो, ताकि सामने वाले को अच्छे से क्लियर हो कि ये जी ही है। ठीक है। और प्रोग्राम को किस तरीके से लिखना है, किस वे में लिखना है, कहाँ कैसे स्पेस छोड़ना है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज़ आप उसी तरीके से ही प्रोग्राम को लिखो अगर आपको फोर्ट्रान में मार्क्स चाहिए। तो मैं आज फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि लिखना किस तरीके से है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा, फिर उसका यहाँ नाम दे दिया जो भी आप देना चाहते हो। फिर जब आप प्रोग्राम के नीचे जो भी लिखो थोड़ा सा स्पेस दो। जैसे सपोज करा मैंने इम्प्लिसिट नन, देखो यहाँ पे मैंने इतना स्पेस दिया ना, तो आपको जितना स्पेस देना आप दे सकते हो। इतना भी ज़्यादा मत देना कि अगली लाइन में लिख दो, थोड़ा सा स्पेस दो, फिर इम्प्लिसिट नन लिखो। ठीक है। फिर आगे जो भी आप लिखोगे वो यहीं से स्टार्ट करना है, मीन्स अगली लाइन में भी इतना ही स्पेस देना है जितना आपने इम्प्लिसिट नन के आगे दिया था। मैंने इस जो वे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि आपको कैसे प्रोग्राम लिखने हैं, मैंने प्रीवियस की कुछ वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर स्टेटमेंट में, तो आप वो भी देख सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर अपनी बुक में भी देखोगे ना, तो उन्होंने भी अच्छे पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है स्पेसिंग वाइज, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और जो मिस्टेक थी वो क्या थी कि अगर आप कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट में, मतलब जो भी प्रिंट हमारा फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन, उसमें अगर आपको कोई स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखनी है, मीन्स कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो आपको एज इट इज़ प्रिंट करवानी है, तो उसे डबल कोट्स में लिखना है। मीन्स जैसे मुझे लिखना है हेलो, तो प्रिंट स्टार, फिर उसके बाद एक कोमा, वो भी नीचे। एक स्टेटमेंट में उन्होंने एक कोमा मिस कर रखा था, ये वाला, तो इसीलिए बता रही हूँ। और वो लिखते कैसे हैं कि यहाँ पर एक कोमा लिखा, जो भी इन्होंने प्रिंट कराना है एज इट इज़ लिखा, यहाँ डबल कोट से एनक्लोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। डबल से अगर आप शुरू कर रहे हो तो डबल से ही फिनिश करना है, डबल कोट्स में ही लिखने की कोशिश करो। ठीक है। वैसे तो 5th चैप्टर में मैंने एपोस्ट्रोफ से भी कहा था कि कोई एरर शो नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करो कि आप डबल कोट्स का ही यूज़ करो। ठीक है। वो थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि मोस्टली लैंग्वेज में ऐसा होता है। और एक और था इसमें मिस्टेक थी, मैंने आपको बताया था जब हम पाउंड को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद पैसे में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स जैसे मैंने पाउंड रीड करवाया पी, उसको हमने 47.85 से मल्टीप्लाई किया, वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो पैसे में कन्वर्ट हो गया। इसको नियरेस्ट पैसे में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको एज इट इज़ किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, और वो वेरिएबल एज इट इज़ हमें प्रिंट करवाना है, मीन्स उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो ये हमारा टोटल पैसा आया है, उस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, और वो रुपीज़ इंटीजर में होना चाहिए। फिर उस रुपीज़ की हेल्प से जो बाकी बचे हुए पैसे थे वो हमें नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए। ठीक है। मीन्स जैसे हमारे पास इसको कन्वर्ट करने, जैसे हमारे पास ये आया 1125 समथिंग आया, ये जो भी टोटल पैसा है, इसको अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 11 रुपीज़ आएंगे और 25 पैसे आएंगे। तो अब इस पैसे को हमें नियरेस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में, मीन्स 0.5 ऐड करके किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा दो, या सीधा निंट फंक्शन का भी यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। बस इसी में यही डाउट्स थे। अब किसी और स्टूडेंट के डाउट्स ले लेते हैं। तो
किसी स्टूडेंट ने पूछा था 6 चैप्टर में जो 6.8 और 6.9 प्रोग्राम है। 6.8 प्रोग्राम में क्या था कि हमारे पास 3 नंबर हैं ABC। इनको हमें प्रिंट कराना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है और मिडल का कौन सा है। सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, नेक्स्ट हाईएस्ट एंड देन स्मॉलेस्ट। हमें तीनों एज इट इज़ प्रिंट कराने हैं। तो उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि मैम जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें एक ही चीज़ हम प्रिंट करा सकते हैं कि वो हाईएस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, आप तीनों भी प्रिंट करा सकते हो, बस थोड़ा सा आपको कंपेयरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो आपको कंपेयर कैसे करना है, जैसे हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं A, B एंड C। ये आप रियल में भी ले सकते हो, इंटीजर में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रियल में ले लो, जनरल प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 3 वैल्यू ले ली A, B, C, तीनों को रीड करवा लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, A को B से कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर A को हम C से कंपेयर करेंगे। ये तो हम बिल्कुल जैसे 3 नंबर्स थे ना, उसमें से हमने हाईएस्ट निकालना था, तो ये दोनों तो हमारी कंडीशन लगती ही लगती थी। लेकिन अब हमें तीनों प्रिंट कराने हैं। मीन सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, फिर मिडिल कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। फिर हमने A को B से कंपेयर किया, A को C से कंपेयर किया, अब हम B को C से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम B को C से कंपेयर करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर लॉजिक बता रही हूँ, प्रोग्राम की कोडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर मैं सारे प्रोग्राम में खुद ही बना के दिखाती जाऊँगी तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो आपको लॉजिक मैं बता रही हूँ, लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने A को B से कंपेयर किया, A को C से कंपेयर किया, B को C से कंपेयर किया। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप नंबर्स लेके देखते हो कि A की वैल्यू ये ले, B की ये ले, C की ये ले, उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन अप्लाई करते हो, फिर देखते हो कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फिर वो प्रिंट करवाने बैठ जाते हो। ऐसा मत करना। देखो, जैसे A ग्रेटर देन B है, C A से छोटा है, ठीक है, एंड B बड़ा है C से। थोड़ा सा मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हो जाएगा। B C से बड़ा है तो इसी में फिट करना है आपको, B C से बड़ा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, देखो A हमारा बड़ा है B से और B हमारा बड़ा है C से। A भी हमारा C से बड़ा है, उसमें क्या था, B हमारा C से बड़ा था, A भी C से बड़ा था, और A लेकिन B से बड़ा नहीं था, A B से छोटा हो रहा था। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि आपकी कंडीशन, सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, ये तीनों वाली। ठीक है, तो B को हमने C से कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे ये इफ़ में स्टेटमेंट, अब इस इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली स्टेटमेंट, इस इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली स्टेटमेंट। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई इन तीनों को मैच करने के बाद कि A बड़ा है, B बड़ा है, फिर C बड़ा है, मतलब C छोटा है सबसे। तो अब आप यहाँ पर प्रिंट करा दो कि हमारा हाईएस्ट नंबर A है, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर B है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर C है। फिर अब इस इफ़ का अगर सपोज करो B ग्रेटर देन C नहीं है, मीन सबसे पहले जो हमारी अंदर वाली इफ़ है उसको हमें एंड करना है। तो ये हमारी जो सबसे अंदर वाली इफ़ है वो B ग्रेटर देन C है, उसको एंड करने का मीन्स क्या हुआ, उसका एल्स पार्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। मीन्स एल्स पार्ट कब हम क्रिएट करेंगे, जब B ग्रेटर देन C हमारा फॉलो नहीं होगा। मीन्स अब हमारे पास B लेस देन C होगा। अभी बताते हैं, देखो यहाँ पर C है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका एल्स पार्ट होगा, मैं एक बार यही बता देती हूँ अलग से, B लेस देन C मीन्स ये वाली चीज़ हमारी फॉलो नहीं होगी, लेकिन हमारी ये दोनों फॉलो हो रही हैं। मीन्स A ग्रेटर देन B है, C लेस देन A है एंड B भी लेस देन C है। तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए बड़ा है बी से, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए बड़ा है बी से, ठीक है, और ए भी बड़ा है सी से और बी छोटा है सी से, मतलब तीनों को हमने मिक्स करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इससे हमें क्या पता चला कि ए बड़ा है, फिर सी बड़ा है एंड देन बी है, मीन सबसे बड़ा ए है, फिर उससे छोटा सी है, फिर सबसे छोटा बी है। फिर आपको इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, ये एल्स वाली कंडीशन थी, एल्स में कंडीशन नहीं लगानी है, आपको सिर्फ एल्स लिखना है। मैं आपको समझा रही हूँ कि एल्स में ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इसका एल्स है, मीन्स इसका अपोजिट। तो बी लेस देन सी के अंदर मीन्स यहाँ पर आप सीधा एल्स लिखोगे, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट्स प्रिंट कराओगे कि सबसे हाईएस्ट ए है, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट सी है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट आपका बी है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका केस तो हो गया, मतलब हमने जो अंदर वाली इफ़ यूज़ करी थी सबसे इनर मोस्ट वाली, उसका एल्स इफ तो मीन्स कि वो ख़त्म हो गई। एल्स कंसिडर करने के बाद उसका एंड इफ कर देना, क्योंकि और कोई केस तो बचता नहीं। अब देखो, अब हमारी सपोज करो ये वाली ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी वाली। अब हमें ए ग्रेटर देन सी वाली का एल्स देखना है, ठीक है। तो अब हम ए ग्रेटर देन बी तो है, लेकिन अब हमने सपोज कर लिया कि ए हमारा लेस देन सी है, तो अब हम बी का कंपेयर कर लेते हैं सी से कि क्या बी सी से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो इसके एल्स इफ पे जाएंगे अभी हम, बी ग्रेटर देन सी। देखो ए ग्रेटर देन सी नहीं है, तभी हम उसका एल्स केस कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ इतना है कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे क्या बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है। अगर बी ग्रेटर देन सी है मीन्स ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, और हमारे पास ये तो है ही कि ए लेस देन सी है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कंडीशंस मैच करते जाओ और हर एक इफ़ का एंड करते जाओगे तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और आप कोई भी इनपुट दोगे मीन्स कोई भी आप ए बड़ा रखो और बी एंड सी छोटा ऊपर नीचे कर लो तो आपका हो जाएगा। आप ट्राई तो करो एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 6.9 एग्जाम्पल। आप एक बार ये वाला प्रोग्राम ट्राई करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि कौन सी कंडीशंस कब अप्लाई करनी है। मैंने स्टार्टिंग का लॉजिक आपको बता दिया है, बिल्कुल आगे भी ऐसे ही सेम लॉजिक आपने अप्लाई करना है, ओके, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हम कोई भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है लेकिन वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। रियल नंबर है 1 से ग्रेटर एंड 2 से छोटा, विथ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू 1 विथ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब 4 डिजिट्स का है वो नंबर, उसको हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में करना है, रिड्यूस करना है। मीन्स कि अगर हमारे पास 1.452 है तो उसको 1.45 करके उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। मीन्स कि जैसे हम राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स अप्लाई करते हैं, बस वही आपको इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप कोई भी आप नंबर लेते हो तो उसको आप एन में रीड करवा लो, ठीक है। अगर बाई चांस आप नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो उसे एब्सोल्यूट कर लो और वो एन में ही स्टोर कर लो, ठीक है। अब देखो एन तो आपका 100% श्योर है 4 का ही है, मीन्स कि 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, मीन्स 1 पॉइंट समथिंग तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा 21 पॉइंट समथिंग। इतना पता है कि 1 पॉइंट समथिंग तो है ही है, ना तो ये है कि 0 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट कुछ भी है लेकिन वो 3 डिजिट का है। तो उसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, मीन्स ए के अंदर स्टोर करा लो। जब भी हम राउंडिंग ऑफ डिजिट्स के रूल्स अप्लाई करते हैं वो हम लास्ट डिजिट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। कितना प्रिंट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल बुक में दिया हुआ है 1.445 है, अभी लास्ट डिजिट हमारा 5 है। अगर 5 है तो इससे अगले वाला हम डिजिट देखते हैं, मीन्स पीछे वाला
अगर 5 है तो इससे पीछे वाला डिजिट देखेंगे, अगर पीछे वाला डिजिट हमारा इवन है तो कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। अगर ओड है मीन्स 1.455 है तो 1.46 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो डिजिट है लास्ट वाला अगर वो 5 से छोटा है मीन्स 1.452 है तो सीधा 1.45 ही प्रिंट कराना है आपको। वो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इंटीजर फॉर्म में ले आओ। मीन्स जैसे 1.452 है ना तो इसको 1452 ले लो। जैसे 1.452 है तो इसको किस में लेकर आओ, 1452 में। वो मैंने अभी आपको बताया। फिर क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट पे कंडीशन चेक करनी है। लास्ट डिजिट पे कंडीशन कब कैसे चेक करेंगे, पहले हमें लास्ट डिजिट पिक भी तो करना है ना। तो वो हम मोड फंक्शन अप्लाई करके लास्ट डिजिट पिक कर लेंगे। अब लास्ट डिजिट सपोज करो किसी डी वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा लिया, इसके ऊपर कंडीशन लगा दो कि अगर वो लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है या फिर इक्वल टू 5 है, ठीक है। फिर ये हमारी इफ़ वाली में कंडीशन आ जाएंगी कि अगर लेस देन 5 है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको थोड़ा सा बस कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस तो आपने यहाँ लगा दी और कुछ स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करनी है। जैसे आपको 1.42 चाहिए, 1.45 चाहिए 1.452 का। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ, आगे आप अपने आप डिस्कस कर लेना। जैसे देखो 1.452, पहले मैंने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया 1452। अब मुझे लास्ट डिजिट लेना है तो मैंने 2 ले लिया। 2 मेरा 5 से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, अब जो हमारे पास ए था ये था ना, अब ये क्या है, ये जो 2 है 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है, मीन्स 1 या 1 से बड़ा है। इट मीन्स कोई भी हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है। मीन्स हमें क्या प्रिंट कराना है, 1.45 प्रिंट कराना है। मीन्स कि अगर मैं पूरे वाले नंबर को, मतलब ए में क्या स्टोर था 1452, तो इंटीजर वाले को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ, जो भी मतलब 1452 था उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास 145 आ जाएगा। तो बचेंगे लास्ट के 2 डिजिट, तो उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी 100 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा 1.45। तो मैं यही नंबर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ, फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूँ। बिल्कुल ईजी सा, कुछ भी नहीं करना है आपने, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 है मीन्स आपको लास्ट डिजिट में क्या करना है, एक इंक्रीमेंट करना है। तो आप कैसे करोगे, सपोज़ करो ये हमारा ग्रेटर देन 5 है, 6 लगा लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे एक तो कम करना ही होगा, मतलब 145 तो मुझे लाना ही लाना होगा। तो यहाँ पर जैसे पूरा डिजिट मैं किसके अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने ए के अंदर लिखा 1456, तो सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास 145 आ जाएगा। मुझे चाहिए 1.46, तो मैं क्या करूँ, ऐड कर दूँ एक, तो आ जाएगा 146। फिर उसको 100 से डिवाइड कर दूँ, फिर आएगा मेरे पास 1.46 और यही मैं प्रिंट करा दूँ। ध्यान रखना जब 100 से डिवाइड करने के बाद मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा रही हूँ ना तो वो रियल होना चाहिए। अगर इंटीजर लोगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें प्रोग्राम जब आप करते हो तो अच्छे से ध्यान रखा करो। मेन 2 ही चीज़ें हैं, प्रोग्राम को लिखने का तरीका, उसमें क्या क्या स्पेसिंग है, और कोई कटिंग मत करना। कटिंग जैसे ही आप करोगे तो सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन गलत चला जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम बिना कटिंग के तो हम कर नहीं पाएंगे, एकदम तो हमसे नहीं सोचा जाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल यूज़ करने हैं, किस टाइप का लेना है। तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा अपने माइंड में लॉजिक सोचो, रफ वर्क लो, उसे थोड़ा थोड़ा आप लिखो जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर आप एज इट इज़ आप फेयर में कर सकते हो विदाउट एनी कटिंग। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट था हमारा सर्कल से रिलेटेड, हमारे पास एक डाउट था। एक प्रोग्राम है आपका, आई थिंक 4th चैप्टर में ही है, वो सर्कल से रिलेटेड है। हमें सेंटर दिया हुआ है 0 0। आपको ये बताना है कि कोई भी
पॉइंट और रेडियस हमें दे रखी है यूनिट रेडियस मीन्स 1, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि हम कोई भी पॉइंट इनपुट कराते मीन्स एक्स वाई, तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर है, बाहर है, या फिर सर्कल के ऊपर है, मतलब बाउंड्री पॉइंट है। तो देखो उन्होंने क्या किया था, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रेडियस निकालने के लिए, रेडियस अगर हमारी 1 से छोटी होगी तो वो इनसाइड द सर्कल है, 1 है तो बाउंड्री पे है, 1 से बड़ी है तो आउटसाइड द सर्कल है। तो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इन्होंने लिखा होता है x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, ऐड वगैरह एंड देन स्क्वायर रूट। तो कंडीशन ये है कि अगर सपोज़ करो उन्होंने रेडियस चेंज कर दी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो जनरल प्रोग्राम बनाया करो। आप रेडियस भी इनपुट करा सकते हो, आपको तो पता है ना कि 1 है, तो आप एक काम करो 1 ले लो, या फिर अगर आपको दे रखा है कि आपने सेंटर 0 0 ही लेना है तो आप डायरेक्ट 0 0 लेने की बजाय किसी वेरिएबल के अंदर पहले 0 इनिशियलाइज कर दो, C1 0 C2 0, फिर उन वेरिएबल्स का आप वहाँ यूज़ करो। डायरेक्ट आप 0 अप्लाई करोगे तो सामने वाले एग्जामिनर को क्या पता समझ में भी ना आए कि वो कर क्या रहा है। इसीलिए पहले आपको जो भी गिवन है, चाहे 0 गिवन है चाहे 1 गिवन है, अब आपको रेडियस 1 दे रखा है तो आप डायरेक्ट 1 से कंपेयर नहीं करोगे, रेडियस को पहले 1 में असाइन, रेडियस 1 में असाइन हो जाएगी, सॉरी 1 में असाइन होगी, 1 असाइन हो जाएगा रेडियस के अंदर, आर में 1 असाइन हो जाएगा। पहले जब भी आप डिक्लेयर करोगे ना वेरिएबल्स को तो वहीं आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, रेडियस हमारा 1 है। अगर आप सीधा 1 से कंपेयर करोगे डायरेक्ट तो सामने वाले एग्जामिनर को इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि वो बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और आती है मोस्टली स्टूडेंट्स की कि लीप ईयर की कंडीशन पता है लेकिन वो इनमें कंफ्यूज होता है कि वो इफ एल्स में लगाएं कैसे इस कंडीशन को। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं कि कोई भी हमारा ईयर है 4 डिजिट्स का होता है, मोस्टली क्या ऑलवेज ही होता है, तो वो लीप ईयर क्या होगा कैसे या नहीं होगा कैसे पता करें, क्या सिर्फ 2 ही कंडीशन है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 4, और 100 से डिवाइड ना हो, तब तो लीप ईयर है। ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब वो लीप ईयर है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसे कैसे अप्लाई करोगे, बिल्कुल ईजी है। देखो इफ़ कंडीशन हमने अप्लाई करी, मोड फंक्शन का यूज़ कर लेना, y अगर वो 4 से डिवाइड होता है देन हम 100 से चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ आप लिख लेना। एल्स अगर वो देखो 4 से डिवाइड होता है और 100 से भी हो जाता है तो इट मीन्स वो लीप ईयर नहीं है, तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे कि वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो हमें चेक भी तो करना है दूसरी कंडीशन। तो इसी के एल्स इफ में आप लिखोगे, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे इफ़ मोड y अगर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है देन सपोज करो हमारा हो रहा है, इफ़ मोड y 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि वो लीप ईयर है। एल्स इफ का मीनिंग क्या होता है कि अगर y 4 से डिवाइड हो रहा है मीन्स ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन अगर वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है इसका मतलब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी, जो इफ़ से अलग होगी। मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाली नहीं होगी, फिर हम कौन सी चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन कि वो 400 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये आप लिख लेना, 400 से डिवाइड हो रहा होगा तो लीप ईयर है, अदरवाइज एल्स इसका तो एंड कर देना ये लिख के, फिर इसके एल्स में क्या लिख देना कि वो लीप ईयर नहीं है। इतनी छोटी सी कंडीशन है, आप उसमें कंफ्यूज मत होया करो, थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी, एरर तो वो शो नहीं करेगा, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएंगी, ठीक है।
एक बात और कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है, सपोज़ करो आपने प्रिंट में कोई स्टेटमेंट लिखनी है जो आपको एज इट इज़ प्रिंट करानी है, वो बहुत लंबी स्टेटमेंट है, आपकी एक लाइन में कवर नहीं आती। वैसे कंप्यूटर में तो ऑलमोस्ट आ ही जाती है। या तो एक काम करो कि आप उसे जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखो कि आपकी आंसर शीट में एक लाइन में कवर हो जाए। अगर वो एक लाइन में कवर नहीं हो रही है तो आपको एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करना है। सपोज़ करो ये मैंने लिखा, फिर एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपकी रह गई है वो लिखो, फिर डबल कोट्स का सिंबल। एम्परसेंड सिंबल यूज़ करना मत भूला करो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, एरर शो हो जाएगा ना, अगर आप रन करा के भी देखोगे तो भी एरर शो करेगा वो। ठीक है, तो एक मिस्टेक और स्टूडेंट करते हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का एक प्रोग्राम है 4th चैप्टर में कि हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, 3 साइड्स दी हुई हैं, तो हमें ये बताना है कि वो ट्रायंगल आइसोस्केल्स है या नहीं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का मीनिंग होता है कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जाए, एनी 2 साइड्स। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल नहीं होती। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल होती है। कंडीशन सिर्फ इतनी है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाए तो वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तीनों भी हो सकते हैं, उसमें से कोई भी 2 ले लो, वो तो इक्वल हैं ही। तो सिर्फ आपको कोई भी 2 चेक करनी है। सपोज़ करो ABC आप ले रहे हो, तो A का B से कंपेयर कर लो, अगर A B की इक्वल है तो भी प्रिंट करा दो। फिर नेक्स्ट एल्स में बी सी का कंपेयर कर लो, अगर बी सी के इक्वल होगा तो भी प्रिंट करा दो, आइसोस्केल्स है। फिर थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, एल्स में एक और एल्स ले लेना, फिर ए सी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ये इन तीनों में से अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स में आप क्या लिखोगे कि वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक कर रखी थी, ए को हमने बी से कंपेयर किया, फिर नेक्स्ट इफ़ में वो क्या कर रहे थे कि वो कर रहे थे कि क्या ए सी के इक्वल है या नहीं। अगर ए सी के इक्वल नहीं है तब उसने प्रिंट कराया कि आइसोस्केल्स है, तो वो गलत हो जाएगा। ए सी के इक्वल होगा या नहीं होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ए बी के इक्वल है तो वो आइसोस्केल्स है। अगर ए सी के इक्वल हो भी जाता है, मीन्स 3 साइड्स इक्वल हो भी जाती हैं, तो आपकी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोस्केल्स तो होती ही है। क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आराम से मेल कर सकते हो मुझे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा है एक टेक्स्ट प्रोग्राम। टेक्स्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें मैंने inint फंक्शन का यूज़ किया था। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम ये तो बुक में भी नहीं है, ना ही हमने ये फंक्शन कभी पहले डिस्कस किया है, तो आपने इसका यूज़ क्यों किया। तो देखो, इसका जो काम है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है निंट फंक्शन की तरह, बस डिफरेंस इतना सा है, ये इंटीजर वैल्यू देता है और ये इंटीजर है उसी को रियल में कन्वर्ट करके वो दे देता है। मीन्स अगर ये 5 देता है किसी पे तो ये क्या करेगा, इसको रियल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 5.0, तो वो ये देगा। फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। देखो 2.5 है, निंट क्या करता है, इसमें पहले 0.5 ऐड करेगा, कितना हुआ 3.0, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करता है 3 और वो आउटपुट देता है। लेकिन inint फंक्शन क्या करता है, पहले 0.5 ऐड करेगा 3.0, फिर इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा 3, फिर इस इंटीजर की रियल फॉर्म में आउटपुट देगा, मीन्स 3.0। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो 3.0 था ही, फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसकी रियल फॉर्म बनाई, फिर उसने आउटपुट दिया। हो सकता है डायरेक्ट 3.0 भी तो दे सकता था। सपोज़ करो अगर वो 3.9 होता, फिर तो 3.9 होता तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करता 3, फिर उसकी रियल फॉर्म देता 3.0, 3.9 नहीं देगा। ठीक है, तो ये था। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे इंटीजर तो चाहिए लेकिन इंटीजर का भी रियल चाहिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, वरना आप निंट का भी यूज़ कर सकते हो। निंट करने के बाद आप उसे किसी रियल वेरिएबल में स्टोर करा दो तो वो अपने आप
ऑटोमेटिकली रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक और डाउट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोग्राम से रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोग्राम में हमने सम यूज़ किया था, सम नाम का वेरिएबल। ठीक है, उसमें हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज़ किया कि वो ज़ीरो वैल्यू है। स्टार्टिंग में हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज़ कर दिया कि ज़ीरो हमने असाइन किया है सम के अंदर। तो डाउट ये था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कि उसे कन्फ्यूज़न हो रही है प्रोग्राम बनाते टाइम कि हम सम के अंदर ज़ीरो इनिशियलाइज़ क्यों करते हैं ऐड करते टाइम। वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐडिंग प्रोसेस अच्छे से हो जाए, मीन्स कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें तो पता है 1 में 2 ऐड करना है तो वो 3 हो जाएगा, कैसे ऐड करना है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता है। तो सबसे पहले जब भी हम कुछ भी ऐड करते हैं किसी के अंदर, क्योंकि देखो ऐड करते हैं तो ज़ीरो ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम जब भी कोई ऐडिंग प्रोसेस करते हैं तो जिस वेरिएबल में हम ऐड करके रखना चाहते हैं कंप्लीट, तो उस वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग में हम ज़ीरो इनिशियलाइज़ करते हैं। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो हम किसी वेरिएबल के अंदर 1 असाइन कर देते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ईजिली हो जाए। और फिर जो ऐड होगा हमारे पास वो हम उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं। जैसे अगर हम ऐड करवाएं तो सम 0 लिया तो सम प्लस ए इक्वल सम में ही असाइन हो गया। ठीक है, उसी में ऐड करने के फ़ायदे ये होता है कि जो हमने इसमें एक बार जैसे लूप चली या फिर एक बार हमने ऐड करवाया तो यही वैल्यू दोबारा हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। आपने कुछ प्रोग्राम्स किए होंगे 7 चैप्टर के, मैंने आपको समझाया है, वहाँ पे जैसे मैंने लूप प्रोसेस करवाई थी उसी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अब एक डाउट और है जो मैंने छोड़ दिया था, आई थिंक सो, नहीं छोड़ा तो नहीं था, करवाया तो था। मैंने एक फ्लो चार्ट करवाया था काउंट कंट्रोल्ड डू लूप का। उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था, तो उस स्टूडेंट का डाउट क्या था आप एक बार बुक में देख लेना, मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं बना रही हूँ। उस स्टूडेंट का डाउट क्या था, लास्ट में जो हम चेक करते नंबर ऑफ आइट्रेशन ग्रेटर देन 0 हैं या नहीं, वो अगर हम नीचे अलग से चेक ना करें, वो ऊपर ही चेक कर ले। ठीक है, मैं आई थिंक दोबारा बनाना ही पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, नंबर ऑफ आइट्रेशन ग्रेटर, हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है कितनी है नंबर ऑफ आइट्रेशन। फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट्स आफ्टर एंड डू, मतलब डू के बाद जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहाँ पे कंट्रोल पहुँच जाएगा। अदरवाइज़ वो अगर हमारे नंबर ऑफ आइट्रेशन ग्रेटर देन 0 हैं तो जो भी हमारा लूप वेरिएबल होगा उसमें इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाएगी। सपोज़ करो सी हमारा लूप वेरिएबल है, बुक के अकॉर्डिंग काउंट है, आप काउंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैंने आई से डिनोट किया है यहाँ पर, तो इनिशियल वैल्यू मैंने असाइन कर दी। फिर उसके बाद हमारी जो भी स्टेटमेंट्स होंगी डू ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर जब एग्जीक्यूट हो जाए, जब हमारे पास दोबारा रिपीट करने का टाइम आए तो हमारे काउंट मतलब कि इनिशियल जो भी हमारा लूप वेरिएबल है उसमें एक का इंक्रीमेंट तो होता ही है ना, एक का नहीं, मतलब जितना इंक्रीमेंट हमें दिया हुआ है लिखा हुआ है उतना इंक्रीमेंट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 लेता है अगर कुछ भी इंक्रीमेंट हम शो ना करें तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट्स हो गई, फिर उसके बाद काउंट के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, काउंट प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस। नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालने के बाद हम दोबारा से चेक करते हैं क्या वो ग्रेटर देन 0 है। तो डाउट ये था कि अब हम दोबारा से चेक करने की बजाय नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालने के बाद क्या यहीं पर नहीं पहुंच सकते। आप एरो समझ रहे हो ना, यहाँ से सीधा यहाँ मीन्स स्टार्टिंग वाले पे नहीं पहुंच सकते। सपोज सॉरी, यहाँ तो नंबर ऑफ आइट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा एरो नीचे कर लेना। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ चेक नहीं कर सकते नंबर ऑफ आइट्रेशंस, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत क्यों है। देखो अगर हम यहाँ पर दोबारा आ जाएं, नंबर ऑफ आइट्रेशन कैलकुलेट कर लें,
ठीक है, यहीं से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो उसके बाद इनिशियल वैल्यू हमारी असाइन होगी काउंट के अंदर, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू अब रिप्लेस हो जाएगी और फिर जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो वही वाली उसी काउंट वेरिएबल मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब जो हमारी फर्स्ट बार लूप चली थी वो सेकेंड बार लूप में भी वही आउटपुट देगा, डिफरेंट आउटपुट आपको नहीं देगा, क्योंकि वो जो सेकेंड वाली लूप चल रही है उसमें भी हम काउंट की वैल्यू क्या ले रहे हैं, वही इनिशियल ले रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं रहा। इसीलिए हमको यहाँ पर अलग से चेक करना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन ग्रेटर देन 0 आ जाए फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, इनिशियल के नीचे वाला सीधा स्टेटमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप जब भी फ्लो चार्ट समझते हो तो डीपली समझा करो कि आपने जैसा सोचा है अगर वैसा हो जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सोचोगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो एक डाउट था पैलिड्रोम के प्रोग्राम में, कोई हमारे पास नंबर पैलिड्रोम है या नहीं। पैलिड्रोम का मतलब है कि अगर हम स्टार्टिंग से उस नंबर को रीड करना शुरू करते हैं और लास्ट से शुरू करें तो वो सेम रीड होता है, मीन्स 1 to 1। स्टार्टिंग से भी हम 1 to 1 रीड हो रहा है और एंडिंग से भी देखें तो 1 to 1 ही शो हो रहा है। ठीक है, तो हम वो चेक कैसे करेंगे कि वो नंबर पैलिड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट करते हैं, फिर उसका हम रिवर्स निकालेंगे। सपोज़ करो वो आर में स्टोर करा लिया रिवर्स, अगर वो नंबर और रिवर्स हमारा इक्वल आता है तो वो नंबर हमारा पैलिड्रोम है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि डू लूप में हम जब ये रिवर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कंडीशन वही होगी जो रिवर्स, जब हम नॉर्मल रिवर्स निकालते हैं उसमें जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं वही कंडीशन होगी। मीन्स जब तक जिसका हम रिवर्स निकाल रहे हैं, मान लो सपोज़ करो एन नंबर है हमारा, जो नंबर है वो एन में स्टोर है, अगर हम उसका रिवर्स निकाल रहे हैं तो जब तक वो एन 0 ना हो जाए तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट है हमारे पास सेल्सियस वाले प्रोग्राम में। सेल्सियस वाला प्रोग्राम आपका 7 चैप्टर में ही था। 7 चैप्टर का 7.5 प्रोग्राम था, एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या डाउट था कि हमने फाइनल और इनिशियल सेल्सियस को रीड करवाया, तो फिर हम उसकी जगह, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सिर्फ -100 से 100 तक का, कि इनिशियल सेल्सियस में आप -100 ले लो और फाइनल में 100 ले लो। लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, हर सीक्वेंस का एग्जांपल दिया था, लेकिन बुक में आपका सिर्फ -100 से 100 तक का एग्जांपल है। तो उनका डाउट क्या था कि मैम इनिशियल एंड फाइनल सेल्सियस को हम रीड करवाने की बजाय सीधा डायरेक्ट लिख ना दें कि सेल्सियस जो भी हम डू लूप में मैं लूप वेरिएबल की वैल्यू लिख रही हूँ, फिर -100 100 और इंक्रीमेंट तो हमारा 1 का है ही, लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैम मैं ऐसा लिख दूँ तो चलेगा, आपका चल जाएगा, लेकिन सपोज़ करो कि आपकी सीक्वेंस 3 से 200 तक की है, 3 से लेके 200 तक आपको जितने भी सेल्सियस हैं एक एक का इंक्रीमेंट करके, मीन्स 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में आपको कन्वर्ट करने हैं। फिर आप -100 से 100 में चेंज करोगे, मीन्स -100 की जगह 3 लिखोगे, 100 की जगह 200 लिखोगे। फिर आप दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, फिर रन करोगे। तो इससे बेटर यही है कि आप इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू को रीड करवा लो। रीड करवाने का यही चॉइस है। अगर सपोज़ करो कि आपने सीक्वेंस चेंज करनी है, 1 to 100 करनी है, 2 to 200 करनी है या 2 to 5 करनी है, तो आपको बारी बारी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रीड ही करवाना है। जैसे वो प्रोग्राम रन करेगा तो आपसे इनपुट मांगेगा, बस आपको वहीं अपनी वैल्यू लिखनी है जिससे भी आपको सीक्वेंस चाहिए हो। ठीक है, तो आपके लिए बेटर यही है कि आप जनरल प्रोग्राम बनाओ, किसी स्पेशल चीज़ के लिए मत बनाओ कि आपको बुक में एग्जांपल दिया है कि -100 से 100 तक का, तो आप सिर्फ उसके लिए बनाओ, जनरल प्रोग्राम बनाओ हर एक के लिए। ठीक है।